अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। हम आपको जुर्म के बाद उसके अंजाम तक लेकर जाते हैं। वो अंजाम जहां सच और झूठ के बीच जज्बात, गैरत और कानून की लकीरें धुंधला जाती है। कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है, जिन्हें देखकर दिल कहता है ये जुल्म है, लेकिन दिमाग कहता है शायद ये गैरत है। मेरे सामने मार के गया ने फैर, मैं कोल सुती भी, मेरे दो त्रियां कोल सुतियां ने उत्तों आन के फैर मारे ने। 2 दिन पहले रैक करदा रहे, कुड़ी नु फायर मार देते ने। 2019 में शादी हुई थी, 7 साल मेरी शादी को हो गए। जबरदस्ती दरवाजा खोला, फायर लगा के चले गए। फायर करके फायर करके चले गए। खुद की तरफ से तो बिल्कुल मार के चले गए थे ना। 5 फायर लगाए, 5 फायर, 4 इस बाजू पे लगे, एक ही आप। ये 2 माह हो गए, मुझे पकड़ा ही नहीं गया। आपका बयान भी नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक बयान। 2 माह गुजर गए। 2 माह गुजर गए। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बता ही दिया कि शेखुपुरा में किस तरह हवा की बेटियों पे शोहरों की जानिब से जुल्म और सितम हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें शोहर ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी बीवी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। एक और वाक़या शेखुपुरा की हदूद में ही फिर पेश आता है। फायर किए जाते हैं, खातून को जान से ही मारने के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन खातून जो है मौज़ाना तौर पर बच जाती है। ये क्या मामला है और शोहर ने क्यों फायर किया, क्यों कत्ल करने की कोशिश की? ये खातून जो ज़ख्मी हालत में है हमारे साथ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं और इनकी वालिदा भी हैं। इस वक्त ये लाहौर में पनाह लेकर बैठी हुई हैं। इनको ख़तरा है जान का, शेखुपुरा में रह नहीं सकती हैं, रह नहीं रही हैं क्योंकि मुलज़मान को पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर रही है। बहन बताइएगा कि क्या हुआ, कहानी सुनाइएगा, कब शादी हुई? 2019 में शादी हुई थी, 7 साल मेरी शादी को हो गए। ठीक है, पहले भी जब से शादी मुझे 7 साल में बहुत कुछ होता रहा है। क्या मैं कुछ अपने होता रहा है? यही ज्यादतियाँ, घर में खर्चा नहीं देना, मारपीट होती रही है। मैंने अपने वालिदैन को बहुत कम बताती थी, नहीं थी बताती। ठीक है, 1-2 दफ़ा तशद्दुद भी किया, एक दफ़ा घर में भी मारने की कोशिश की है मुझे। अभी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मेरे वालिदैन मुझे ले आए, आने नहीं थे देते। मेरी माँ से, मेरी बहनों से बड़ी बदतमीज़ी की उसने। ठीक है, ये मुझे लेने गए तो बड़ी बदतमीज़ी की है। फिर मेरे वालिद लेके आए हैं मुझे। यहाँ पे मैं आई हूँ तो मोरों का मसला था, मुझे 3-4 दिन मैं रुकी हूँ यहाँ पे। मोरों का इलाज करवा रहे थे जी, मैं अपनी वालिदा के पास मोरों का इलाज करवा रही थी। ठीक है, तो इलाज तो शोहर को कराना चाहिए था। नहीं, वो नहीं था करवाते। वो तो घर में मुझे नींद की गोलियां दे के, या सारा दिन मैंने सोए रहना। मुझे जब होश आनी तो बस फिर मेडिसिन कोई ना कोई ला देनी मुझे कि ये खा लो और सो जाओ। ठीक है, बाद में मेरी अम्मी की तरफ आए हैं, छोटी बेटी को ले गए, ये बेटी मेरी है, मुझे दे दो। छोटी बेटी को उठा के ले गए हैं। 3-4 दिन बाद मेरी बड़ी बेटी को ले गए। बड़ी बेटी मेरे पहले हस्बैंड में से थी। ठीक है, उसका तो हक ही नहीं था बनता बड़ी बेटी को लेके जाने का। ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी मर्जी के बगैर ले गया? जी, मेरी मर्जी के बगैर। मैंने फैक्ट्री एरिया थाने में दरख्वास्त दी जाके। फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में, हाँ जी। ठीक है, वहाँ पे दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा जी वो बात नहीं थे सुन रहे। फिर मैं डीएसपी के दफ्तर पेश हुई हूँ। वहाँ पे जाकर मैंने बात की है। वहाँ से जब आपने बच्चों के अगवा के लिए दरख्वास्त दी कि आपकी वो वाली बेटी जो पहले शोहर में से है, उसको आपका मौजूदा शोहर जो है वो ले गया और अपनी बेटी को भी ले गया बिल्कुल। तो पुलिस FIR ही दर्ज नहीं कर रही थी? नहीं, पुलिस बात ही नहीं थे सुन रहे। फिर मैं बात ही नहीं सुन रही। तो फिर मैं DSP दफ्तर पेश हुई हूँ। वहाँ पे मैंने जाके उनसे बात की है। वो भी बड़ी है ना बोल रहे हैं, बदतमीजी आगे से कर रहे हैं। पुलिस वाली बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आप खातून हैं और थाने में गई, और शेखुपुरा का जो फैक्ट्री एरिया का थाना है, आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की? जी, बदतमीजी की। वो बात सुनते हैं, मेरी कमर में बहुत तकलीफ थी। वैसे मैं घर से उठी हूँ, वैसे जाके मैंने दरख्वास्त दी है तो बात सुनी नहीं थे रहे। मैं पहले उधर कोट अब्दुल मालिक में चौंकी है, वहाँ पे गई। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे शेखपुरा रोड पे है वो थाना, उधर जाएं। फिर मैं उधर गई, उधर जाके मैंने दरख्वास्त लिखाई है। फिर मैं फ़ोन करती रही हूँ थानेदार को भी। मैंने कहा ये बात है, मेरी बात आप क्यों नहीं सुन रहे? उसकी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, पहले हस्बैंड से है, तो आप क्यों नहीं बात सुन रहे? अच्छा आज करते हैं, कल करते हैं, आगे से फ़ोन ही नहीं थे अटेंड करते। फिर मैं सीनियर ऑफिसर के पास? हाँ जी, फिर मैं इधर आई DSP के दफ्तर में। DSP के हाँ पास? जी, वहाँ पे मैंने IG पंजाब को भी कॉल की। फिर मुझे इन्होंने कॉल की, हाँ जी, 1787 पे। अच्छा। फिर मैं इधर DSP के पास आई, उनसे बात मैंने की। वो पहले तो वो बड़ा बदतमीजी कर रहा था ना
तो मैंने फिर उनसे कहा, उन्होंने कहा चले हम कॉल करते हैं, फिर बुलाते हैं उसको, फिर बात करते हैं। फिर डीएसपी के पास में गई, उनसे मैंने बात की। वो कह रहे बीबी तुम्हारी घर का मामला है, तुम्हारा फैमिली मैटर है। हाँ जी, फैमिली मैटर है। हुआ कर लिया तशद्दुद करता है तो घर का मामला है। ये डीएसपी साहब कहते हैं? हाँ जी, डीएसपी साहब कहते हैं। याद है आपको? नहीं, नाम नहीं मुझे याद। डीएसपी फैक्ट्री एरिया में, हाँ जी, फिरोजाला बैठते हैं। ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि बीबी ये तुम्हारे घर का मामला है, ठीक है। दोबारा मैंने कहा ये घर का मामला कैसे हो गया, बेटी मेरी उसके पास है, आप कह रहे हैं घर का मामला है। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं बाहर आ गई हूँ। बाद में उन्होंने मुझे कॉल की है। जब आपने 1787 पे कॉल की, हाँ जी, उसके बाद फिर कुछ हुआ? नहीं, फिर कुछ भी नहीं हुआ। आईजी साहब की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, फिर उन्होंने कॉल की है, फिर परे मरीदके में उन्होंने बच्चियाँ दी हैं, बड़ी बच्ची देने आए हैं, छोटी बच्ची। पंचायत में फैसला हो गया। पुलिस ने कोई फैसला नहीं किया? पुलिस ने कोई फैसला? हाँ जी, पुलिस ने तो रेट भी नहीं कही। मैं कहती रही हूँ, मैंने कहा रेट करें, मेरी बेटी यहाँ पे मौजूद है तो आप लोग लेके आए, बात सुनते ही नहीं थे। ठीक है, फिर आपने? हालांकि मुझे पता भी था कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे बेटी है, आप लोग रेट करें और बच्ची को लेके आएँ। कभी किसी के घर में ले जाता रहा, 3 दिन उसने रखा है मगर घर में नहीं रखा, कभी किसी के रिश्तेदार के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर में नहीं उसको रखा बच्ची को। ये खातून बता रही हैं जी कि शेखुपुरा डिवीज़न है, शेखुपुरा ज़िला है, वहाँ पे फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन है और वहाँ पे डीएसपी साहब मिले। एक बच्ची शोहर जो है वो अगवा करता है, लेकिन वो बच्ची उसकी नहीं थी, इनके पहले शोहर में से थी और इसको भी तशद्दुद का निशाना वो बनाता रहा। डीएसपी साहब ने भी बात सुनी, अनसुनी कर दी और उसके बाद फिर इन्होंने आईजी पंजाब को 1787 पे दरख्वास्त दी, जो एक ऑनलाइन कंप्लेंट सेंटर है वहाँ पे किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं लेकिन कुछ दाद रसी 1787 पे भी नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए। लेकिन जो आरपीओ शेखुपुरा हैं वो बड़े एक्टिव हैं, लाहौर में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी रहे हैं और उसके बाद डीपीओ हैं शेख बिलाल साहब, वो भी बड़े लाहौर में रह चुके हैं और उनको बड़े ज़िम्मेदार हैं। लेकिन खिलाफ तवक्को के ज़िले में ये हमने दूसरा केस देखा है कि खातून के ऊपर शोहर की जानिब से तशद्दुद हुआ और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। ना सिर्फ पुलिस कोई एक्शन लेती है बल्कि पुलिस वहाँ की अपना मौक़िफ़ भी नहीं देती है, बताना भी नहीं चाहती है कि मुलजिम क्यों नहीं पकड़ा गया, मुलजिम क्यों नहीं गिरफ़्तार हुआ। ये भी पुलिस बताना वहाँ की शेखुपुरा की गवारा नहीं करती है। यकीनन इस पे पुलिस के आला हुकाम आईजी पंजाब और ख़ासकर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा इस मामले का नोटिस ज़रूर लेंगी कि 1 माह के दौरान ही 2 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे शेखुपुरा ज़िला की हदूद में ख़वातीन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और फायर मार के कत्ल करने की कोशिश भी की। फिर उसके बाद बहन क्या होता है जी? फिर उसके बाद 3 दिन बाद मैं अपनी वालदा की तरफ थी, बच्चे मेरे पास दोनों बेटियां पहुंच गई थी। 3 दिन बाद आए हैं, 3-4 लोग हैं साथ, होंडा पे आए हैं और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, फायर लगा के चले गए। फायर करके हाँ जी, फायर करके चले गए हैं। खुद की तरफ से तो बिल्कुल मार के चले गए थे ना, बाजू था आगे तो बाजू को लग गए। 5 फायर लगाए मुझे। और कौन? 2 आदमी साथ थे। और 2 साथ थे जी। फायर किसने किए? मेरे शोहर ने। आपके शोहर ने फायर किए? और फायर आपको कहाँ? यहाँ पे बाजू पे लगे? ये बाजू पे लगे हैं 5 फायर? 4 इस बाजू पे लगे हैं, एक ही आपके जख्म है? जख्म लगा। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? ये 2 माह हो गए। 2 माह हो गए जी। पुलिस मुलजिम पकड़ा ही नहीं? मुलजिम पकड़ा ही नहीं गया। अभी भी हमें धमकियां लगाता है, कॉल करता है, व्हाट्सएप पे कॉल करता है, थोड़ी सी कॉल करता है, थोड़ी। FIR तो हो गई? हाँ जी। FIR हुई जी। उसके खिलाफ हुई? जी, उसके खिलाफ हुई है। पुलिस ने कुछ पूछा आपके पास? कोई आया या नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। आप कहीं वहाँ पे थाने? मेरे तक हॉस्पिटल तक भी नहीं कोई गया। मदई मेरे बनवाई हैं। बेनोई है जी। और आपका बयान भी नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक बयान। 2 माह गुजर गए? 2 माह गुजर गए। शेखुपुरा पुलिस ऐसा कर? जी। अच्छा, फिर बताएं। फिर ये बाजू पे फायर लगा के चले गए। फिर वो 1122 वाले आए हैं, उन्होंने लेके गए हैं। फिर हमें कोई नहीं मिला जवाब। अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया। अभी तक भी धमकियाँ हमें लगाता है, वो कॉल करता है, धमकियाँ लगा रहा है। हालांकि हमें हम अपील करते हैं कि हमें स्पॉट दी जाए, हमें कोई ना कोई हमारा साथ दे। बिल्कुल ठीक है। कुछ और कहना चाहती हैं? जी, बस ये यहाँ इंसाफ चाहिए हमें और मुजरिम पकड़ा जाए, ताकि वो अभी तक भी धमकियाँ लगा रहा है। मैं इधर बैठी हुई हूँ, मेरी सेफ्टी नहीं है। वो शायद
नहीं, बेल तो नहीं शायद करवाई अभी नहीं इसने। करवाई पुलिस नहीं, ने? आपका बयान भी नहीं लिया, आपका मेडिकल भी नहीं हुआ? नहीं, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। पुलिस मेरे पास कोई आया ही नहीं है। आपका नहीं, कोई मेरी- बयान नहीं लिया? हाँ कोई जी। पूछा नहीं उन्होंने? कुछ भी नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा। नहीं। चलें, ये आगे चल के जो मुकदमे के मुद्दई हैं, ये खातून जो मुतासरा है, इनके बेनोई हैं, उन्होंने मुकदमा अपनी मुद्दईयत में दर्ज करवाया। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बकौल इनके 2 माह गुजर चुके हैं और 2 माह गुजरने के बावजूद कोई भी मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुआ है। उल्टा मुलजमान की जानिब से इनको व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकियाँ दी जाती हैं, संगीन नताइज की जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं। और खौफज़दा होकर ये खातून लाहौर में अपने वालदा, अपने बहन भाइयों के साथ रहायश पजीर है। ये माइक ज़रा माँ जी को दीजिएगा। माँ जी, ये माइक पकड़ें। माँ जी, हौसला करें, दसो की होया, की कहना चाहते हो? भाई सानू इंसाफ चाहिए। ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ बच्ची की वजह तो। भाई मेरे सामने मार के गए ने फैर। मेरा ਜਵਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। 3 ਜਣੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। तो पुलिस ने की किया फिर? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं मिला, कुछ नहीं पुलिस ने किया। 2 महीने हो गए नस नस के असीं बह गए, कुछ भी नहीं, ना वो पढ़ते ने ना किसी पासे कोई गल आंदे पैने। ये IG पंजाब ने पुलिस के वड्डे अफसर कुछ हाँ कहना जी। चाहते हो? वजीर आला पंजाब ਨੂੰ कुछ कहना चाहते हो? दसो। तो दसो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? इस वजह तो लाहौर आके रह रहे हो? हाँ जी, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੀ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਘਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਚੌਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। 8-8 ਦਿਨ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਬੱਚੀ ਕੋ ਆ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤਸੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡਣਾ। ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆਵੇ, ਇੰਜ ਕਰੇ ਇੰਜ ਕਰੇ। अच्छा, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, इंसाफ बिल्कुल जी इनके साथ हाँ होना जी। चाहिए। और हम आपको इस केस से जुड़े मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनाते हैं। ये जो मुतासरा खातून थी, इनके बेनोई हैं और ये मुकदमे के मुद्दई हैं। इनका नाम है मोहम्मद फयाज़ और फयाज़ साहब कानूनी तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 2 माह गुजरने के बावजूद भी मुलजिम को क्यों गिरफ़्तार नहीं करती है पुलिस। मुकदमा भी दर्ज हुआ है 324 की दफ़ात के तहत। क्या ऐसी वजूहात है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। फयाज़ साहब 2 महीने पहले फायर करके ज़ख्मी किया बीवी नूं ने, और अपनी इस तो पहले भी कोई बीवी नूं कहंदा कि मैं कतल किया है। की मामला है, दसो थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मामला ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਕੌਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸਨ। ठीक है। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਸਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ।
ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 10,000 15,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਸਾਂ, ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਂ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ फ़ोन करके धमकियाँ बच्ची नूं ब्लैकमेल, तू आना कि नहीं आना, ये है वो, जो भी खामद करते ने। उन्हें मेरे सहुरे नूं खामद इस तरह नहीं करते जिस तरह उन्हें कीता जी। दूसरी अगों फिर जिसले मैं मोहरियां दा मसला बनया सी, इहदे कोल टुरिया भी नहीं सी जांदा, बहुत तकलीफ सी। फिर आया आन के अपनी बच्ची जिहड़ी है उहनूं लै गया लड़ के। मैनू इन्हां ने फ़ोन कीता, मैनू कहंदे ने जी वो बच्ची अपनी लै गया। मैं कहा कोई गल नहीं, उहदी भी बेटी है, फिर की हो गया, तुसीं क्यों इस गल तो मकसद वे कि तूल देंदे जे, कोई गल नहीं आपे छड्ड जाएगा। फिर वो आया, कुछ दिनों बाद आया, दूसरे तीसरे दिन आया, वड्डी बच्ची लै गया जिहड़ी कि उहदी सतेली बेटी है, जिहड़ा कि रब दा कुरान भी कहंदा है, साडा इस्लाम कहंदा है, शरीयत कहंदी है कि वो सतेली बेटी है, उहनूं लिजाण दा हकदार नहीं, उनका लिजाना उन्होंने बनता ही नहीं। एक घर लड़िया, बच्ची के दिल में कुछ हो गया, इन्हें फड़ी हस्पताल के बहाने लै गया, जाके इन्हें फ़ोन बंद कर दिता है, ब्लैकमेल करता रहा है, लो जी घलोगे उन्होंने तो फिर ही मैं देनी वापस, नहीं तो नहीं देनी। असी 1 दिन 2 दिन इंतज़ार किया। इन्हां कुड़ियां ने जाके 15 ते कॉल की है। ये बेचारी तकलीफ च सी, जा तो सकती नहीं सी। 15 ते कॉल की है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलिया। उन्होंने कहा जी चौक थाने आओ। थाने गईयां ने जाके, दोनों भैन अनम और सनम फातिमा दोनों गईयां ने जाके इन्होंने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन दी है, इन्होंने कहा कि साडा परचा दो या साडे नाल चलो रेट करो। मेरी बच्ची है, वो सुतेला बाप है, कुछ भी कर सकता है। देखो जी, ये तो जदों भैन भरा का मामलात ने कि भैन भरा दो एक मंजी ते नहीं बैठ सकते, तो फिर बेटी सुतेली है। लेकिन पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। चौकी कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री एरिया, इन्होंने काफ़ी उन्हें फ़ोन भी किए ने, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। उन्हें कहा बीबी तुहाडा फैमिली मैटर है। इन्होंने एक अपना DIG 1787 ते इन्होंने कॉल की है। वो फौरी तौर पर DSP साहब के दफ्तरों इन्होंने फ़ोन चला गया। ये उत्थे जिस तरह भी गईयां ने पहुँच गईयां ने, इन्होंने जाके नंबर दिता उस बंदे का, अपने मियाँ का नामी मुलजम का। इन्होंने जिसले नंबर दिता, उन्होंने उन्होंने फ़ोन किया कि तेरे खिलाफ दरखास्त हो गई है। वो फिर उन्हें पंचायत के जरिए बच्चियां जड़ियां ने वापस कीतियां। पुलिस नहीं बच्ची वापस दवा सकी, नहीं दवा सकी। पंचायतियां ने बच्ची वापस दवाई, पंचायतियां ने बच्ची वापस दवाई। वो पंचायतियां ने फ़ोन किया। इस तरह नहीं लगता शेखूपुरे कोई जंगल का कानून, जंगल का कानून आ गया सर। फिर मेरी सस मेरा सहुरा गया ने, ये जाके ते मुरीद के तो इहदे मामू के घरों दोनों बच्चियां नूं लैके आ गए ने। अज बच्चियां लैके आए ने, तीसरे दिन रात नूं इस बंदे ने आण के कुड़ी नूं फायर मार दिते ने। 2 दिन पहले रैकी करदा रहा, दाएं बाएं लोगों ने देखा, ठीक है जी। फिर इन्हें आण के इनू कुड़ी नूं फायर मार दिते ने। कुड़ी नूं फायर मारन तो बाद 15 ते कॉल हुई है। मैं इत्थे अपना उत्थे ही सां, इहदा पता लैण गया सां। ज़ाहिर बच्ची सी, साडा देखो एक मुश्किल सी, साडा काम सी जाना। लेकिन पुलिस आई है, असी इनू लैके तो उत्थे चले गए हैं अपना म्यू हॉस्पिटल। पुलिस पिछों आई है, जो कार्रवाई हुंदी है वो करके चली गई। असी 4 खौल भी दिते ने उन्होंने, पिस्टल दे 30 बोर दे, ठीक है जी। असी हॉस्पिटल गए चले हैं, साडे पीछे कोई मुलाजम नहीं गया, कोई बंदा नहीं गया। असी अब्दुल खालक नूं जिस टाइम उत्थे 3 तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन असी हॉस्पिटल रहे हैं, साढ़े पीछे कोई बंदा ही नहीं गया। मैं गया वहाँ जाके FIR करवाई है, ठीक है जी। असी FIR करवा के आ गए हैं, साडा इलाज चलता रहा है। डिस्चार्ज होई है बच्ची, तब तक भी साढ़े कोल कोई बंदा नहीं आया। मैडिकल होया, मैडिकल होया। मैं कोर्ट आर्डर लैके, सिविल कोर्ट दे दफा 30 दे मजिस्ट्रेट दे आर्डर लैके MLC मुकम्मल करवाई है। पुलिस ने नहीं की? पुलिस ने बिल्कुल नहीं की। तुसी किसी सीनियर अफसर के? जी सर, मैं गया वहाँ DPO दफ्तर, मैं एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन दी है तो उस टाइम MLC जी है ना मुकम्मल नहीं हुई ना, तो खोलों के उत्ते इन्हें कोई कमेंट्स लिखे ने। मैं गया वहाँ DPO दफ्तर, उत्थे SP साहब ने इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने मैनू भेज दिता SHO साहब को दोबारा।
ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਥਾਣੇ ਪਾਲਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਹੋਈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੌਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਕੱਟ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, 324 ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ 752 ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਰਮ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਟੈਰਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟੈਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੰਟੈਰਮ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਸਰ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਟੈਰਮ। 16 ਦਿਨ ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਸਕਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 16 ਘੰਟੇ ਚ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਗਾਤੀ ਢਿੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਾएं ਬਾएं। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੁਫੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੜ ਸਕਦੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਆਓ ਜੀ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਟਾਈਮਰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ
तो तुसी वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੀ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ बड़ा ही नहायत ही गुजारिश करना वा कि खुदा वास्ते करके सानू इंसाफ दिता जाए, यह मुलजम फड़िया जाए, ये केस जोड़ा CCD नू दे दिता जाए ताकि सानू ये यकीन हो जाएगा कि CCD को केस चला गया तो इंशाल्लाह ये फड़िया जाएगा अल्लाह के हुक्म दे नाल। सर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਹੈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਦਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ FIR ਹੈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। FIA ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਸਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ FIA ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਤਰਮਾ CM ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, DI ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, IG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵॉल्व होवे। बिल्कुल ठीक है, आपने बात सुनी भाई की और बिल्कुल सच्ची और खरी बातें इन्होंने की। जो हाल लाहौर की और लाहौर के अलावा जिन पुलिस का इन्होंने ज़िक्र किया है, ख़ासकर शेखुपुरा पुलिस का, लाहौर में चलें कुछ इन्वेस्टिगेशन विंग बेहतर काम कर रहा है और मामला अब इन्वेस्टिगेशन के पास इनका है, शेखुपुरा इन्वेस्टिगेशन के पास। तो अब हर शख्स जो है जिसके साथ भी कोई जुर्म होता है, कोई जुल्म होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका केस CCD के हवाले कर दिया जाए। यकीनन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिस तरह के क्विक एक्शन और क्विक फैसले करता है, इसलिए हर शख्स ये चाहता है कि उसका केस जो है CCD के पास चला जाए और CCD जो है वो जल्द अज जल्द उस केस का फ़ैसला कर दे। इस प्रोग्राम से जुड़े और क्या सवालात हैं, क्या जवाबात हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे हॉस्पिटल लेके गाँव ले गया था। कह रहे थे आपको आपकी बहन को लेके आऊँगी, आपके मामा को दूँगा। और फिर हमें बाद में धमकाता रहा, मारा और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर पहले अपने गाँव ले गया, किसी का घर हमें रात सुलाया और फिर अगले दिन मैं मेडिसिन कहता ला के देता हूँ और फिर मेडिसिन भी नहीं लेके दी और फिर घर आ गए। और घर आके तो फिर हमें रात को कहता आपकी मामा पास चलते हैं, बाइक पे पता नहीं किसी की बाइक थी और लेके गया और हमें कहता आपकी मामा पास जाते हैं। इतनी रात को 2 बजे हमें पता नहीं किसके घर लेके गया और वहाँ पे सोए और अगले दिन उठे और कहते आज तुम्हारी मम्मा का फ़ोन आया और वो कह रही हैं चलें घर। और फिर किसी और के घर ले गया और उन्होंने खाना वगैरह खिलाया हमें और वो कहते तो आपकी उनको कहता तो इसकी मामा ले आई करके गई हैं, झगड़ा हुआ है तो इसकी मामा घर नहीं आ रही तो बच्चे मुझे दे गई हैं। तो फिर अगले दिन मामा का फ़ोन आया और मेरे नाना बहू ने फ़ोन किया और कह रहे थे तो घर आ जाओ। तो मैंने कहा वो नहीं लेके आ रहे, तो कह रहे थे कहता नहीं अभी नहीं लेकर जाना, अपनी मामा को आ जाए घर वापस, ये है वो है, ऐसे कहने लगा। और फिर हमें अपने गाँव लेके गया और वहाँ से मतलब कि औरतों वगैरह को लेके गया और फिर हमें लेके गया। वो पहले घर में खाना नहीं थे बनाते, पैसे मांगते थे तो कहता था अभी नहीं है, मैं काम करने जाऊँगा फिर मैं दूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा। और बाद में छोटी छोटी बात पे झगड़ने या नानों के पास भी नहीं आने देता था, आंटियों के पास भी नहीं था आने देता, झगड़ता था। और मामा अगर मामुओं के पास गए तो वहाँ पे भी नहीं थे आने देता। आज नहीं उठ कोली पेट के बल्कि आज हो के
के पान प्लेट आई। हम सोए थे, उसने ऊपर से फायरिंग की। मेरा नाना बू रात को आया तो मेरा नाना बू कहता इनको फल काट के दो, तो मम्मा कहते मेरे दिल को कुछ हो रहा है। वो मम्मा लेट के रात को आया फायरिंग करी। मैं नहीं वहाँ रहता था, मैं नाना के पास रहता था। मैं 2-3 दिन अकेले रहने गया तो मुझे मारता था। चंद दिन पहले हमने उसी शहर शेखुपुरा में एक और दिल दहला देने वाला वाकया दिखाया था। वो भी एक बेटी थी जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और रूह पर शोहर के जुल्म का बोझ। उसकी चीखों ने सिर्फ घर की दीवारें हिलाई, मगर पुलिस के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंची। मुद्दई ने कहा था उन्होंने हमारी बहन के साथ दरिंदगी की, उसकी इज्जत को तार तार किया और फिर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। हमने ये केस उस वक्त भी दिखाया और आज एक बार फिर शेखुपुरा की मट्टी औरत के खून से सुर्ख हो गई है। क्या ये इत्तफाक है या फिर वही खामोश निजाम है जो हर मजलूम को इंसाफ से पहले कब्र में उतारता है? आइए याद करते हैं वो भी लम्हे, वो चीखें, वो दर्द जिन्हें हम चंद दिन पहले आपके सामने लाए थे। पुराना प्रोग्राम एक बार फिर देखिए क्योंकि कहानी वही, बस किरदार बदल गए। करके बुलाया, मुझे ज़रा लेट पता चला था, तो मैं जब हॉस्पिटल में गई मैंने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो मुझे पहले टाइम से यकीन नहीं था ये हादसा है। उसके शोहर ने कहा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के पास थी, डॉक्टर्स ने मुझे जो बताया कि ये हादसा नहीं है। डॉक्टर कहते हादसा हो तो खराशें भी आती हैं, जिस्म के और हिस्से पे भी बाज़ औक़ात ब्लड भी निकलता है, चोट आती है, कपड़ों पे कोई निशान होता है। ये एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, लेकिन ये बाइक से नहीं गिरी, कुछ और मामला है। फिर डॉक्टर ने और जो कुछ देखा उसके मतलब सारे चेंज करवाते वक्त डॉक्टर ने सारी बॉडी जब चेक की, डॉक्टर कहती इसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ है, आप लोग इस मामले को मतलब जो है ना वो बताएं डॉक्टर्स को। फिर मैंने अपने बाकी बहन भाइयों को बताया कि डॉक्टरों का ये ख्याल है कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बाइक से नहीं गिरी, कुछ और हुआ है। तो फिर बस हम लोगों को थोड़ा इस तरह हुआ, जब हमने अपने बहनों से बात करते थे वो बस यही कहता था कि बस जन्नत पीछे से गिर गई है, मैं बाइक चला रहा था, मैं आगे चले गया, मुझे पता ही नहीं चला कब गिरी और वो बहुत शदीद जख्मी जी। और मेरा बहनोई कहता है मुझे नहीं पता चला, मेरा बहनोई बिल्कुल ठीक था, उसका 10 साल का बेटा आगे बैठा हुआ था वो भी बिल्कुल ठीक था। जन्नत पीछे से गिरी, उसकी गोद में जन्नत की 6 माह की दूध पीती बेटी है वो भी गिरी, किसी को कुछ नहीं हुआ। और मेरा बहनोई कहता है जन्नत के दिमाग की हड्डियाँ टूट गई गिरने से, जबकि बाइक भी नहीं गिरी, मेरे बहनोई को कुछ हुआ भी नहीं, मेरे बहनोई को पता भी नहीं चला कि पीछे से जन्नत गिर गई है। तो इस ऐसी बातें सुन के मुझे शक था पहले दिन ही। फिर कुछ मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये बाइक से गिरी है, हमें लगता है कि इसके साथ कुछ और हुआ है। फिर जब हमने मामला जानने की कोशिश की, हमें अपनी बहन की जान बचाने की भी फिक्र थी। डॉक्टर ने उसकी इतनी लंबी उसकी दिमाग की सर्जरी की, हम लोग उधर ब्लड पूरा करते, उसके खून बिल्कुल ख़त्म था। इसी बात से डॉक्टरों को ज़्यादा शक हुआ कि एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग तो हुई नहीं है, तो इसके जिस्म से खून कैसे ख़त्म हुआ? इसे कोई नशा आवर, इसके ब्लड की रिपोर्ट बता रही है इसे कोई नशा आवर चीज़ दी गई है। आपकी बहन कोई नशा करती थी, कुछ ऐसा खाती पीती थी, कोई नफ्सियात की दवाई खाती थी या कोई नशा करती थी? मैंने कहा मेरी बहन ऐसी नहीं थी, मेरी बहन कोई नशा नहीं करती थी, मेरी बहन कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करती थी, वो बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी थी और बिल्कुल मतलब सही बिल्कुल मेरी बहन थी, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा लेकिन इसकी मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि इसके खून के अंदर नशा पाया गया। फिर मुझे और शक हुआ, मैंने उसके शोहर से पूछा कि जन्नत ने क्या खाया पिया था? कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा इसका खून के अंदर वाइट सेल्स ख़त्म हो गए हैं, ब्लड बहुत कम है। हम खून के बंदोबस्त में लग गए सारे, फिर खून के इतना ज़्यादा दिया, फिर उसमें से वाइट सेल्स निकाल के डॉक्टर ने लगाए। इतने में मतलब उसकी सर्जरी वगैरह का मामला मुकम्मल हुआ। डॉक्टर बस हम यही मतलब कर रहे थे कि कैसी तरीके से इसे होश आ जाए, शायद कुछ बता दे। लेकिन उसकी सिचुएशन देख के सारी दुनिया, जितने भी हमारे रिश्तेदार आते थे, जन्नत की पोजीशन देख के कहते थे ये एक्सीडेंट नहीं है, जन्नत बाइक से नहीं गिरी है, इसके साथ कुछ और हुआ है। फिर मतलब हमारा शक और बढ़ता गया और हमें यही था कि जन्नत कुछ बताएगी, होश में आ गई। और जिस दिन फिर
शक यकीन में ऐसे बदला जिस दिन जन्नत ने पहले दिन अल्लाह के हुक्म से अपनी तरफ से तो ये बिल्कुल डेड लेके आया था, मरी हुई, लेकिन जन्नत ने अल्लाह के हुक्म से जिस दिन आंखें खोली तो इसके शोहर ने देखा, उस दिन से वो फरार हो गया, भाग गया। हॉस्पिटल में था तो माशाल्लाह जन्नत ने आंखें खोली, सबको देखा, हम इतना खुश हुए कि जन्नत ने आंखें खोल ली है। जन्नत बोलने लगी हमें कुछ बताएगी, हमें तो यही था। उसने आंखें खोली, उसका शोहर हमारे साथ ही खड़ा था तो भाग गया। उस दिन से फरार है, हॉस्पिटल से चले गया, पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं। तो फिर मैं अपने भांजे से मिली, मैंने कहा मुझे बताओ सच सच बेटे क्या हुआ, क्योंकि हम तो उस दिन से अस्पताल में थे। जिस बहन की चलती फिरती बहन, इतनी हमारी प्यारी बहन, सारा मतलब करने वाली, तो वो ऐसे इस हालत में मुर्दा, बिल्कुल ना हाथ हिला सकती थी ना पाँव हिला सकती थी, ना उस मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला जब से ये कहते हैं हादसा हुआ है। तो हम तो उसके साथ ही, मैं घर आई, मैंने अपने भांजे से पूछा बेटे, वो बच्चा ऐसे कांपता था, ऐसे आंखों पे हाथ रखता था, और जब उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ है, वो सिर्फ ज़ोर ज़ोर से कांपता था, मतलब शौक करता था, चिल्लाता था। तो फिर मैंने उसे इत्मीनान में लिया, तो मैंने उसे कहा मुझे सच बताओ बेटे क्या हुआ है। फिर जन्नत का माशाल्लाह छोटा नहीं है, जन्नत की और मेरी शादी इकट्ठी हुई थी, तो जन्नत का बेटा भी मतलब जो है ना 12 साल का बच्चा 13वें साल में लगा हुआ है। तो उसने मुझे सारा बताया कि खाला इस तरह से जो है ना, इतवार का दिन था, पापा घर में थे, पापा मामा से शुरू से लड़ रहे थे, घर में लड़ाई 2-3 दिन से थी। मामा को पता चल गया था पापा जो है ना वो दूसरी शादी कर रहे थे, तो मामा कहती थी कर लो, लेकिन बस इस घर में ना लेके आना उसे, ये मेरा घर है, मैं उसे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो तुम शादी कर लो लेकिन इस घर में ना लेना। कहता पापा कहते थे मैं शादी करके इधर ही लेके आऊँगा। पापा मामा का झगड़ा हुआ, पापा ने पहले खुद मामा को मारा है, मामा आगे से बोली और मामा कहती हैं मैं लाहौर जाऊंगी और सबको बताऊंगी। पापा कहते हैं मैं तेन जिंदा जान दांगा तो फिर जाएंगी ना। फिर कहता है कि उसने मामा मतलब काम कर रही थी, वॉशरूम में थी, पापा ने दरवाज़ा खोला है, सबको बुलाया है। पहले पापा ने मामा का मोबाइल छुपाया है, सिम निकाल लिया है, और फिर पापा ने सबको अंदर बुलाया, तो वो लोग सारे अंदर आया। कहता है पापा ने मेन गेट को ताला लगाया है, और इन लोगों ने जो है ना मामा को पकड़ के मामा के ऊपर आते ही सब ने एकदम से मारना शुरू किया है। मामा ने चीखें मारी हैं, इन्होंने मामा के मुंह के अंदर दुपट्टा डाला है। वो पहले मामा को अच्छे तरीके से मारा, और जन्नत के बॉडी के मतलब जो है ना वो इस तरह से हड्डियाँ टूटी हुई हैं कि लग रहा है कि वाकई सब ने अच्छा खासा मारा है, हड्डियाँ तोड़ी हुई हैं मार मार के। मेरा भांजा बताता है कि उसमें लोहे के पाइप भी थे, उसमें लकड़ी के कुछ मतलब वो थी स्टिक्स वगैरह थी, जिसके साथ सब ने मिलकर, आप देखें कि उस फीलिंग को ज़रा नोट करें कि एक अकेला बंदा जो अपने घर में काम कर रहा है उसके ऊपर 6-7 लोग इकट्ठे हमला करेंगे तो उसका फिर हड्डियाँ ही टूटेंगी बेचारी की। उससे कहता है पहले अच्छे तरीके से मारा, फिर मेरी मामा को बच्चा खुद कह रहा है, और छोटा बच्चा नहीं है 12 साल का बच्चा है, और वो मौके का चश्मदीद गवाह है, और वो कहता है मेरी मामा को ज़बरदस्ती पिलाई है, फिर इन लोगों ने सब ने खुद पी है, और फिर वो मतलब सब बताता है कि मेरी मामा के साथ 1 बाय 1 इन लोगों ने इस तरह ज़्यादती की हैं, और मेरी तीनों फुफ्फो भी थी, मेरी दादी भी थी, मेरे पापा भी थे बाकायदा, मतलब कहते हैं इन लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं, और फिर मामा के दिमाग पे इस तरह से चोट लगाई हैं कि ये उनके वो कहते हैं प्लान का हिस्सा था। उन्होंने मामा के सर पे कुशन साइडों पे रख के तो कहते थे खोपड़ी पे मारो, इसकी खोपड़ी तोड़नी है। तो आप यकीन करें उसके दिमाग की वाकई खोपड़ी चकनाचूर हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के जरिए उसके दिमाग की हड्डी निकाल दी है। बस हमें इंसाफ चाहिए हमारी बहन के साथ। ये बताएं कि आपकी पुलिस क्यों मदद नहीं कर रही है? इतना बड़ा वाकया, इतना हादसा बड़ा हो गया तो पुलिस। हम लोग इधर लाहौर से हैं, और ये मतलब हमने बच्ची की शादी शेखुपुरा जोइयां वाला मोड़ की थी। हमें उधर का थाना लगता है हाउसिंग कॉलोनी। आप यकीन करें हम लोग पुलिस के पास गए हैं, कोई एक्शन नहीं। वो कहते इधर रोज़ वाक़या होते हैं, थोड़ा टाइम पहले 3 माह पुरानी बात है, यहाँ इकरा केस भी ऐसे ही हुआ है। तो पुलिस कहती थे भाजी रोज़ इस तरह के केस होते। मैंने कहा इतना बड़ा हादसा है, इतनी बच्ची के साथ जो है ना ज़्यादती की गई है। मैं खुद मतलब थाने गई, और हमें रोज़ बुलवाते हैं थाने वाले, पूरे मतलब सुबह 8 बजे आ जाए, 11 बजे तक हम रात उधर रहते हैं। कोई SHO कोई ASI हमारी बात नहीं सुनता। एक दफ़ा जो है ना हम गए, हमने कहा कि हमारे साथ चलें। आप यकीन करें कि मेरा भांजा ये भी बताता है कि वो चीज़ें जो उसने जन्नत के घर से उन लोगों ने ली हैं, जो उसमें जन्नत का जेवर है, कीमती सामान है, यहाँ तक कि वो ये भी बताता है कि इन लोगों ने
बोतलें पी हैं, मुझे पता है वो कहाँ पड़ी हैं। इन लोगों ने जिस हथियार से जिस चीज़ से मम्मा को पाला है, खाला मुझे पता है वो कहाँ पड़ी हैं, लेकिन हम पुलिस को कहते हैं कि उस जगह पे जाके देखें तो सही, उस जगह पे कोई हमारे साथ जाके देखे तो सही कि ये बच्चे की बात में कितनी सच्चाई है। बच्चा बता रहा है लेकिन कोई जाता ही नहीं। फिर हम पुलिस को एक दफ़ा लेके गए हैं कि ये देखें, हमने खुद देखा है कि मतलब मुजरिम जहाँ जहाँ पे रहती हैं अपनी रहायशगाह पे मौके पे मौजूद थे। 2 फरार है, मेरा बहनोई और उसका बहनोई, ये 2 अपने घर से अपने मतलब जो है ना वो गायब है, फरार है, पता नहीं कहाँ छुप अच्छा, गए। मुझे ये बताएं मेरी बहन कि इतना बड़ा जुल्म जो आपने बताया FIR के अंदर भी लिखा हुआ है कि सब कुछ हुआ, दफ़ात वो वाली नहीं लगी, 324 की दफ़ात हुई, उसमें गैंग रेप जो है वो नहीं हुआ, और उसमें अभी तक आप बताती हैं मेडिकल भी नहीं आया, आपकी दूसरे लोगों ने बताया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस पंजाब के सूबे की वज़ीर आला पंजाब ख़ातून है और वो तो बहुत सख्त एक्शन लेती हैं, किसी को माफ़ी नहीं मिलती अगर कोई ऐसा ख़ासकर ख़वातीन के लिए करे। वो कहती है हमारी रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे। लेकिन हमें तो इंसाफ नहीं मिल कुछ रहा। कहना चाहती हैं उनको? आपकी मेहरबानी कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जो कुछ उसके साथ हो गया, जिंदा लाश बन के पड़ी है, अपने एक हाथ की उंगली तक नहीं हिला सकती, ना बोल सकती है, ना कुछ बता सकती है, बिल्कुल एक पत्थर की बेजान चीज़ पड़ी है। जो कुछ हो गया, लेकिन कम से कम जिसने किया उसे तो सज़ा दे सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं ना आप लोग। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि मेहरबानी फरमा के मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए। उसकी 6 माह की दूध पीती बच्ची बिलक बिलक के रो रही है, उसका बेटा जिसे माँ की सख्त ज़रूरत है, कौन उनकी परवरिश करेगा? बाप तो मार के छोड़ के भाग गया, माँ जिंदा लाश पड़ी है, कौन बच्चों को देखेगा? खुदारा हम लोगों के ऊपर रहम खाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस क्या कहती है? आपकी बात हुई है, FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन उसमें FIR जो करवाई है, एक तो वो भी बहुत मुश्किल के साथ करवाई है। जैसा कि मेरी बहन के साथ हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर है और उसके बाद रेप केस है, वो गैंग रेप केस है, और वो दफ़ा ही नहीं लगी। और जो FIR काटी गई है, जो दरख्वास्त के ऊपर नाम लिखे गए हैं, और जो हमने पेश की थी, जो दरख्वास्त हमने दी है, और जो दरख्वास्त थानेदार ने खुद से लिखी है, उसमें और हमारी FIR में काफ़ी फ़र्क है। आपने एप्लीकेशन नहीं लिखी थी? लिखी है वो उस पर FIR टाइपिंग नहीं, उस पर अब वो पता नहीं थानेदार ने कहाँ पे रखी है, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। जिस तरह उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जुल्म किया है, उसकी सास ने, 2 उसकी नंदों ने और उसके नंदोई ने, और नामी शख्स है और नामी शख्स है और मेरा बहनोई है, इन्होंने उसे मारा है। ये सभी ने मारा है। मारने के बाद उसे शराब पिलाई है। शराब पिलाने के बाद मैं बयान नहीं कर सकता कि उन घटिया लोगों ने क्या क्या हरकतें की हैं मेरी बहन के साथ। उसके बाद उन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती की है मेरी सिस्टर के साथ, और बारी बारी भी की है। बच्चा जैसे हमें बताता है कि इकट्ठे भी वो ज़्यादती करते रहे हैं, और वो लफ्ज़ ही नहीं बयान किए जा सकते कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी बहन के साथ जुल्म किया। मारते रहे हैं उसे, और उसके बाद कुशन वगैरह रख के लकड़ी के जो क्या कह लें स्टिक वगैरह थी, जिनके साथ उसकी पिटाई करते रहे हैं, उसके सर पे वार करते रहे हैं उसके साथ। फिर कुशन रख के उसकी टांग के ऊपर लोहे के पाइप के साथ वार करते रहे हैं, और वैसे भी उसे मारते रहे हैं। फिर उसके मारने के बाद 3 घंटे उसे वहीं पे चारपाई पे पड़े रहने दिया बिना कपड़ों के। उसके बाद घर की कीमती चीज़ें, बच्चे ने जो हमें बताया कि कीमती चीज़ें ढूंढते रहे हैं। टैची केसों में कीमती चीज़ें बड़ी हैं। मेरी बहन का 12 तोले जेवर था वो, और उसके कीमती कपड़े, उसके कीमती और जो भी उसका कीमती सामान था वो 3 टैची केसों में भरा। और जो की बोतलें थी जो खुद भी पीते रहे, मेरी बहन को भी पिलाई वो, और जो ज़बरदस्ती पिलाते रहे, ज़बरदस्ती पिलाई। और डॉक्टरों ने भी इसका इंकशाफ किया है क्योंकि उसके वाइट सेल गिरना स्टार्ट हो गए थे। और जो एम्बुलेंस में जो लेके आया उसने भी हमें बताया था कि जो बंदे थे उन्होंने पी हुई थी। मेडिकल हो गया?
मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल का हमें एमएलसी का कहते रहेंगे परमिशन लेके आए, कभी हम थाने में जाते हैं, कभी चौकी में जाते हैं, चौकी के बाद उसके बाद हम डीपीओ के सर के पास गए हैं, वहाँ पे भी नहीं। फिर जज साहब ने हमें साइन डीपीओ साहब के पास आप गए हैं? जी जी क्या बिल्कुल। नाम है उनका? मैं नहीं, डीपीओ शेखुपुरा? जी जी डीपीओ शेखुपुरा। अच्छा। फादर गए हैं, 2 सिस्टरें गई हैं। अच्छा। और उन्होंने बताया कि थानेदार हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारा इतना बड़ा केस है। और इन्होंने अब्बू ने 2 सिस्टरों ने एक बंदे को पकड़ाया भी है, जो पाँव से थोड़ा मजूर है, नामी शख्स है, उसे पकड़वाया भी है, फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये उस निज़ाम की कहानी है जहां जुल्म चीखता है और इंसाफ खामोश रहता है। एक बार फिर जुर्म हुआ, आंसू बहे और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होना ही इंसाफ है, या फिर इंसाफ उस दिन होता है जब जालिम को अंजाम तक पहुंचाया जाता है? पुलिस कहती है हमने कार्रवाई की है, मगर अवाम कहती है हमें इंसाफ चाहिए। जब तक ताकतवर को कानून के बराबर नहीं लाया जाएगा, जुर्म अंजाम पाता रहेगा और हम यूं ही सवाल पूछते रहेंगे। आज का प्रोग्राम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मजलूम के आंसू कानून को नहीं जगाते तो शायद अब वक्त आ गया है कि कानून खुद ज़मीर से पूछे, मैं कब जागूंगा। अगले प्रोग्राम में किसी और जुर्म की हकीकत और उसके अंजाम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि जुर्म कभी दूर नहीं होता। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।